नमस्कार दोस्तों, स्टडी पाथ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल तिवारी और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास जो 7 का एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर चल रहा था उससे आगे की हम टॉपिक को देखेंगे। पार्ट 1 आ चुका है पहले से ही, जिसमें हमने एसिड बेस के बारे में डिस्कस बहुत अच्छे ढंग से किया है और उसके साथ साथ मैंने ये भी डिस्कस किया है कि कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर थे जिनको हम एज ए बेसिक एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में जानते थे या उसका प्रयोग करते थे। तो हम लोगों ने तीनों प्रकार के इंडिकेटर देख चुके हैं, चाहे वो लिटमस पेपर का हो या फिर टर्मरिक का हो या फिर चाइना रोज या गुड़हल के यूज़ करके एसिड बेस को पहचानना हो। अब हम उसके आगे चलेंगे और जानेंगे कि उदासीनीकरण क्या होता है। अगला जो टॉपिक है उदासीनीकरण है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि उदासीनीकरण क्या होता है। तो चलिए, सबसे पहले हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले पेपर हमने पढ़ा है कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये हमने पहले वाला टॉपिक पढ़ा था। लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिन्हें हम देखेंगे जो सूचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं लेकिन अभी तक प्रयोग नहीं किए गए हैं, जैसे फिनेप्थलीन। हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है फिनेप्थलीन। तो चलिए देखते हैं फिनेप्थलीन का काम क्या होता है। देखिए, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, फिनेप्थलीन का काम इतना है कि अगर आपने एक बीकर में एसिड लिया है, दूसरे में अगर आपने बेस लिया है और फिनेप्थलीन है जो आप एसिड बेस ले रहे हैं, पहले उसके रंग को, कलर को आप नोट कर लीजिए। फिनेप्थलीन का क्या कलर है वो लिख लीजिए, एसिड का क्या कलर है वो लिख लीजिए और बेस का क्या कलर है वो लिख लीजिए। इस प्रकार से आप तीनों के कलर को नोट कर लीजिए। फिर करना क्या है, आप जो फिनेप्थलीन लिए हैं उस फिनेप्थलीन में पहले आप बेस मिलाइए और फिर उसी फिनेप्थलीन में आप एसिड मिलाइए। तो आपको देखने को मिलेगा, एक बार आप एसिड मिलाएंगे और एक बार बेस मिलाएंगे तो डिफरेंस क्या आएगा। जब आप उसमें बेस मिलाएंगे फिनेप्थलीन के सॉल्यूशन में, अगर आप बेस मिलाते हैं तो उसका रंग जो होगा वो बदल के पिंक हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर हम बेस मिलाते हैं फिनेप्थलीन के अंदर तो उसका जो कलर है वो चेंज होकर के पिंक कलर में हो जाएगा और हम जान जाएंगे कि वो जो सॉल्यूशन हमको मिल रहा है वो किस फॉर्म में है, बेस फॉर्म में है। लेकिन अगर इसी फिनेप्थलीन में या ये पिंक हो गया, अगर इसी में हम लगातार एसिड डालते रहे, एसिड सॉल्यूशन डालते रहेंगे तो ये भी चेंज होके वापस वाटर कलर में हो जाएगा, यानी कि ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फिनेप्थलीन में क्या होता है कि अगर हम बेस मिलाते हैं तो कलर पिंक होगा, अगर हम एसिड मिलाते हैं तो जो उसका कलर है वो उदासीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से फिनेप्थलीन वर्क करता है। तो आशा करता हूँ फिनेप्थलीन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब विलयन क्षारकीय होता है यानी कि बेसिक नेचर का होता है, बेस होता है, तो फिनेप्थलीन गुलाबी रंग का देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो वह रंगहीन रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग ने फिनेप्थलीन की कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। इसी को ही बाद में उदासीनीकरण कहा गया है, क्योंकि जब एसिड और बेस जब मिल जाता है तो बनता है सॉल्ट। ठीक है, एसिड और बेस मिलके क्या बनाता है, सॉल्ट। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उदासीनीकरण की अपक्रिया कैसी होती है, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन कैसा होता है। तो इस प्रकार से हम लास्ट टॉपिक पे देखें अगर, तो किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कराती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होता है। देखिए, अगर हम रिएक्शन करते हैं, ठीक है, एसिड बेस का अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं तो आपको एक चीज़ नोटिस करना होगा, जब भी रिएक्शन कंप्लीट होगा, अगर ये इसका कलर चेंज हो जाता है, फिनेप्थलीन में अगर हम बेस को मिलाते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है, तो आप इस बीकर को टच करेंगे ना तो आपको वार्म फील होगा, गर्म फील होगा। इससे पता चलता है कि रिएक्शन में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। ये जरूर याद रखिएगा। अब एक टॉपिक और है, बात कर लेते हैं। आप जानते होंगे अम्ल वर्षा के बारे में, एसिड रेन की बहुत बड़ी आपने सुना होगा नाम।
एसिड रेन क्या है? देखिए, एसिड रेन होता है ऐसा रेन, ऐसी बारिश जो एसिड के फॉर्म में बरसती है। और ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन है जल में अत्यधिक मात्रा में अम्ल का आ जाना। आसमान में हवाएं हैं, बादल हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप गलत एलिमेंट इन्वायरमेंट में दे रहे हो तो वो एसिड के फॉर्म में हमारे अर्थ पर फिर से गिरती है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। कौन कौन से ऐसे प्रदूषण हैं जो फैलाते हैं, एसिड का कारण बनते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैसें क्या करती हैं? एनवायरनमेंट के ऊपर जाती हैं और वर्षा के जल से घुल करके कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। और यही जब बारिश होती है तो हमारी इमारत को ख़राब कर देती हैं, भंगूर बना देती हैं, जानवरों पर गिनती हैं तो उन पर बीमारियाँ पैदा कर देती हैं, बहुत लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो ताजमहल का जो सफ़ेद रंग पीलापन में बदल रहा है तो उसका एक रीजन है अम्ल वर्षा। ये एसिड रेन ही है जो ताजमहल की खूबसूरती को ख़राब कर रहा है। तो ये एसिड रेन के ही वजह से होता है। और एक चीज़ जान लेते हैं, जैसे देखिए, अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है, यानी कि एसिड और बेस को मिलाएंगे तो साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा और एनर्जी के रूप में हीट प्रोड्यूस होगा। ओके, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें, एक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, बेस है, तो इससे जो आउटपुट में प्रोडक्ट बनेगा वो होगा सोडियम क्लोराइड NaCl, और जल भी बनेगा H2O, और हीट भी प्रोड्यूस होगा। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। मेरा प्रश्न है आप लोग के लिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर हम बुझा चूना लेते हैं और उसमें तन सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं, HCl मिला देते हैं, बुझा चूना लेते हैं और उसमें HCl मिला देते हैं, तो बताइए जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन गर्म होगा कि ठंडे में होगा, हॉट होगा या कोल्ड होगा? ये कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए, उसके बाद इसके आगे की वीडियो देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है, हमारे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के क्या क्या और कितने उदाहरण हैं उसको देख लेते हैं। जैसे होता है अपाचन। अपाचन, देखिए ये अपाचन क्या होता है? ये हमारे बॉडी में जो स्टमक में, अमाशय में अम्ल होता है जिसको हम HCl कहते हैं, यही भोजन को पकाने का काम करता है। ठीक है, और कभी कभी हमारे बॉडी में जब अपच हो जाती है या फिर भोजन पच नहीं पाता है तो हम लोग उसकी एवज में दूध या मैग्नीशियम जैसे कोई प्रति अम्ल लेते हैं ताकि उस अम्ल को प्रति अम्ल काट करके उदासीनी कर दे, ताकि आपका जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो देखिए, एसिड को काटने के लिए बेस ही मिलाते हैं तभी जाके न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। ओके, तो ये था। अब चींटी के डंक की बात कर ले। जैसे चींटी अगर आपको काट लेता है तो चींटी में जानते हैं आप, चींटी के डंक में एसिड होता है, वो भी फार्मिक एसिड होता है। ये आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है और जब इंजेक्ट कर देता है तो आपको दर्द होता है। अब चाहिए आपको कि अपना उस दर्द को कम करने के लिए, एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैलेमाइन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैलेमाइन का यूज करते हैं और जहाँ पे वो काटा रहता है वहाँ पे मिला देते हैं तो वो उस इलाके को एसिड और बेस मिलाकर उसको न्यूट्रल कर देते हैं, जिससे हमको बहुत राहत मिलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं मृदा उपचार। देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे कृषक किसान भाई लोग क्या करते हैं, खेतों में खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, बहुत सारे DAP, बहुत सारी चीज़ों को डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि उनकी फसल अच्छी हो। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि उनके ज़मीन को क्या चाहिए, उनके खेत को क्या चाहिए। एसिड नेचर का उनका खेत है या बेस नेचर का खेत है, इसके लिए उनको जांच पहले कराना चाहिए। कभी कभी या एसिड ज़्यादा हो जाए या बेस ज़्यादा हो जाएगा उनके खेत में तो उनकी फसल और ही ज़्यादा खराब हो जाएगी। इसीलिए जो उर्वरक है, जो फील्ड है, फील्ड की जो उर्वरकता है वो एसिड बेस के बराबर, इक्वल या न्यूट्रल फॉर्म में होता है, तभी एक अच्छा फसल देखने को मिलता है। तो ऐसे चीज़ों को भी हमें ध्यान देना चाहिए। और कंपोस्ट खाद अगर हम मिलाते हैं तो खेत में एसिडिक का इफेक्ट बढ़ जाता है। तो ऐसे ही
क्षार, अगर क्षारीय आपका ज़मीन है तो एसिडिक आप खाद, कंपोस्ट खाद मिला के उसको न्यूट्रल कर सकते हैं। तो इसका भी उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। कारखानों का अपशिष्ट, आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कचरे बड़े बड़े नदियों में डायरेक्टली डंप कर देती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। न्यू गाइडलाइंस के अनुसार गवर्नमेंट ने बहुत सारे बदलाव किए हैं और बताया है कि आपको अब ऐसा नहीं करना है। अब जब भी आप कोई भी अपशिष्ट कचरा अगर आप किसी जगह पे डालते हैं, नदी या जलाशयों में डालते हैं, तो आपको पहले उसको प्योर करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। और उस फिल्टर करने का काम क्या है कि अगर आपका कचरा एसिड नेचर का है तो इसको पहले न्यूट्रल करिए, फिर आप पानी में छोड़िए। अगर आपका कचरा बेस नेचर का है तो आप इसमें एसिड मिला करके उसको न्यूट्रल करिए और फिर वाटर में आप उसको डंप करिए, चाहे वो तालाब हो, नदियाँ हो। इस प्रकार से क्या होगा कि उसके अंदर से जो निकलने वाले मिलेगी जो एसिड बेस जाके जब उस नदी में मिलेगी तो उसके अंदर जो रहने वाले मछलियां हैं उनको जान का खतरा रहता है और बहुत सारी मछलियां मर भी जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके लिए भी गवर्नमेंट ने कहा है कि कारखाने के अपशिष्ट के जलाशयों के नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो कचरे होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर होता है ख़त्म। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ फिर से कि बताइए ऐसे कौन कौन से इंडिकेटर हैं जिसको हम एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में जानते हैं। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, हम आपकी कमेंट को पिन कर देंगे अगर आपका कमेंट सही होता है तो, अगर आपका आंसर सही होता है तो इस प्रकार से ये चैप्टर होता है कंप्लीट। इसमें हम लोगों ने पढ़ा अम्ल, क्षार, सूचक, उदासीन विलयन, उदासीनीकरण और लवण। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि जो अगला चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, उन लोगों को शेयर करें जिनको अभी साइंस में इंटरेस्ट बन नहीं पाया है या साइंस को भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।